डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्टुअर्ट है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहता हूँ। मैं एक जीव विज्ञानी हूँ जो सरकार के लिए काम करता हूँ। सरकारी एजेंसीज हमें जहाँ जाने को कहती हैं हम वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाकर पेड़ पौधे जीव जंतुओं पर रिसर्च शुरू कर देते हैं। मैं देश और दुनिया घूम चुका हूँ, हर जगह जा चुका हूँ। वहाँ के पेड़ों और जानवरों पर रिसर्च करने की इच्छा है मेरी, इसीलिए अब भी काम पर लगे रहता हूँ। कभी कभी हमें ऐसे दूर दराज इलाकों में भेज दिया जाता है जहाँ पर हमें कोई सहूलत नहीं मिलती, लेकिन फिर भी काम पर लगे रहना पड़ता है। मैं ऐसी नदियों के नीचे भी जा चुका हूँ जहाँ पर कई छोटे छोटे जीव रहते हैं। उनकी संरचना कैसी है मुझे ये जानना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे इंसानों पर रिसर्च करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। किस तरह से हमारी कोशिकाएं बनती हैं, किस तरह से हम छोटे आकार से बड़े आकार के हो जाते हैं। हम बच्चे से बड़े तो हो जाते हैं लेकिन धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं। किस तरह से हम अपनी कोशिकाओं को बचा सकते हैं और एक लंबी उम्र जी सकते हैं। अगर कोशिकाएं नई बन सकती हैं, एक माँ नए बच्चे को जन्म दे सकती है, तो हम अपनी कोशिकाओं को और ज़्यादा क्यों नहीं बना पाते? क्यों हम बूढ़े हो जाते हैं? मैं ये जानने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन काम कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है और मुझे काम से दूर शौक में गड़ जाना पड़ता है। मैं कई एक्सपेडिशंस में भी भाग ले चुका हूँ जहाँ पुरानी सुरंगों में हमें भेज दिया जाता है। वहाँ छिपे हुए जीवों को हमें ढूंढना पड़ता है। मैं कई नए नए जीवों को ढूंढ चुका हूँ। उन्हें सरकार सबके सामने लाना नहीं चाहती, लेकिन मैं जानता हूं जब उन पर पूरी रिसर्च हो जाएगी तो पूरी दुनिया को बता दिया जाएगा। इसमें कई बार कई दशक तक लग जाते हैं। इस बार भी मुझे एक ऐसी ही जगह पर भेजा जाना था और इमरजेंसी कॉल के तहत मुझे जल्द ही वहां पर पहुंचना था। ये था नॉर्थ पोल, जहां पर अमेरिका ने अपना बेस बना रखा था और यहां पर खुदाई का काम चल रहा था। हमारी सरकार का मानना है कि यहाँ बर्फ के नीचे कुछ ना कुछ ऐसा दबा हुआ है जो हमें भविष्य में पहुँचा सकता है। यहाँ प्राचीन काल के इतिहास की पूरी जानकारी हमें मिल सकती है। मैं तो ऐसा ही माना करता था कि यहाँ नीचे ऐसी चीज़ें ढूंढी जा रही हैं, लेकिन इतनी मोटी बर्फ़ की चादर को तोड़ पाना इतना आसान नहीं होता। वहाँ पर पहुँच पाना इतना आसान नहीं होता। -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी वहाँ तापमान पहुँच जाता है, तो आप सोच सकते हैं खून तक जम जाता है। और मुझे एक ही दिन में वहाँ पर पहुँचना था। सरकारी पेपर्स मेरे घर पर पहुँचाए थे। मैंने सामान पैक अभी आधा ही किया था जबकि मुझे कॉल पर कॉल आने लगी। मुझे वहाँ जाना ही था। मैं देश के अच्छे जीव विज्ञानियों में से एक माना जाता हूँ, इसलिए ऐसी रिसर्च जब भी कहीं पर होती है मुझे सबसे पहले बुलाया जाता है। मैं ऐसी घटनाएं पहले भी देख चुका हूँ जब आधा सामान भी पैक नहीं हुआ था और मुझे घर से ले जाया गया था। आज भी कुछ ऐसा ही था। आधा सामान पैक हुआ नहीं था, बाहर गाड़ी आ गई, फ़ोन पर फ़ोन बज रहे थे और सामान गिरते गिराते मैं गाड़ी में बैठ गया। इतनी ठंडी जगह पर मैं जा रहा हूँ, मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं हैं, लेकिन उस गाड़ी में सब कुछ पहले से रखा हुआ था। हर नया सामान वहाँ रख दिया गया था, जबकि मोबाइल भी बिल्कुल नया उस बैग में पड़ा था। मैं जान गया था ये कुछ महंगा होने वाला है, ज़रूर कुछ बड़ी चीज़ हाथ लगी है। सरकार जल्दी मुझे वहाँ पर भेजना चाहती है। मैं उस फ्लाइट से वहाँ पर पहुँच गया और 3 घंटे आगे जाना पड़ा, तब जाकर मैं उस बेस तक पहुँचा था।
उस बेस को देखने के बाद ऐसा लगा ही नहीं कि वो बेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कोई बेस है, बल्कि छोटा सा गुंबद बनाया गया था, बड़ा सा गेट लगाया गया था, बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। हवा इतनी तेज़ और ठंडी थी वहाँ पर कि खून जमा दे। टांगे आगे बढ़ना नहीं चाहती थी, वहीं सिमट कर गर्मी चाहती थी। लेकिन उस गेट को खोलते ही हवाएं अंदर जाने लगी। अंदर हीटर्स भी लगे हुए थे, लाइट्स भी लगी हुई थी और मैंने कदम अंदर रख दिया। गेट बंद हो चुका था। अंदर पहुंचते ही भारी आवाज़ों ने जैसे कान को थपथपाना शुरू कर दिया था। ये ड्रिलिंग की आवाज़ें थीं। नीचे बड़ी बड़ी ड्रिल्स चल रही होंगी, इसीलिए ज़मीन भी थर्रा रही थी। वहाँ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं नीचे पहुँचा तो बहुत बड़ा हॉल था वहाँ पर। बाहर से तो ये छोटा सा बंकर लग रहा था, लेकिन अंदर आकर पता चला कितना बड़ा स्ट्रक्चर बना रखा था वहाँ पर। मैं वहाँ पर लगभग हज़ारों लोगों को देख रहा था जो अपने काम पर लगे हुए थे। वहाँ आगे बढ़ते ही एक अस्पताल जैसी फीलिंग आई मुझे। सीधा छोटा सा रास्ता, इधर उधर लगे हुए दरवाजे। मैं ये जानना चाहता था वो दरवाजे कमरों के हैं या इधर जाने के भी रास्ते बनाए गए हैं। और अब मुझे सीधा वहाँ पर ले जाया जा रहा था जहाँ पर खास तौर पर मुझे बुलाया गया था। मैं वहाँ तक पहुँचा तो मेरे सामने जो चीज़ थी उसने मुझे हैरान कर दिया। एक हड्डियों का ढांचा बर्फ़ में जमा हुआ था। इसे ही देखने के बाद सब हैरान हो चुके थे। वो जमा हुआ ढांचा ना तो इंसानी शरीर का था, ना किसी जानवर का था, लेकिन फिर भी 12 फुट का बड़ा सा शरीर इंसानी ढांचे से मेल खाता था। आज ऐसा कोई जीव यहाँ पर मौजूद नहीं है जिसका ढांचा इस तरह से हो। इसी के साथ कुछ हड्डियाँ मैं ध्यान से देख रहा था, उनकी बनावट ही कुछ और है। कुछ मोटी मोटी हड्डियाँ थीं, जबकि शरीर ऊपर से कुछ अलग रंग का भी महसूस हो रहा था। उसे थोड़ा थोड़ा पिघलाया जा रहा था, इसलिए बर्फ़ नीचे पिघलकर पानी के रूप में टपक रही थी। और मुझे बताया गया कि कल ये हड्डियों का ढांचा जब बर्फ़ में दफन था तो पूरा साफ सफ़ेद हड्डियों का ढांचा लग रहा था, लेकिन अब उस पर थोड़ी थोड़ी काई आने लगी है। सबका कहना है ये काई अपने आप जमने लगी है। ज़रूर इन हड्डियों पर किसी तरह की कोई ना कोई संरचना बनाकर रखी गई हो या किसी तरह का केमिकल लगाया गया हो। मैं उन्हें कह रहा था कि जल्दी से इसे पिघलाओ, मैं हड्डियों के ढांचे को अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ, इसकी पूरी रिपोर्ट चाहता हूँ, इस पर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। लगभग 3 घंटे लगे और पूरी तरह से उनके ऊपर से उस बर्फ को हटा दिया गया था। उस शारीरिक ढांचे को एक बड़े से टेबल पर लेटा दिया गया था। वहाँ मैं हाथ लगाकर देख रहा था। सच में ऐसा लग रहा था उसके ऊपर कोई काई सी जमने लगी है। ये जिंदा काई लग रही थी, क्योंकि इंसान की जो हड्डियाँ होती हैं उन पर किसी तरह की कोई चीज़ जमती नहीं, लेकिन जहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी नमी आने लगे वहाँ पर काई जमना शुरू हो जाती है। मैं ये भी जानना चाहता था कहीं ये फंगस तो नहीं। ये जीवित पुराने ज़माने की फंगस भी हो सकती है जो यहाँ पर जमी हुई थी। जैसे ही थोड़ी थोड़ी गर्मी मिलने लगी, ये फंगस दोबारा जीवित हो गई। अगर ऐसा भी हुआ तो भी हमारी किस्मत खुल जाएगी। मैं वहाँ रिसर्च करने लगा। पहले दिन तो उस काई को थोड़ा सा उधेड़ने में ही बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही थी, और वो हड्डियों का ढांचा कैसा था। मैं ड्रिल करने की कोशिश करता रहा, वहाँ पर बिट टूट जाते थे, लेकिन उन हड्डियों में ड्रिल हो ही नहीं रही थी। जैसे वो हड्डियाँ किसी धातु की बनी हुई थी। थोड़ी सी अगर भुरती भी, जैसे बाद में अपने आप सही सी हो जाती। वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी, इसी के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत थी। लेकिन पहले तो उस काई का पता लगा लूँ। उसके सैंपल्स लैब में पहुंचाए जा चुके थे और मैं उन्हें धीरे धीरे देख रहा था। माइक्रोस्कोप में बड़े लेंस लगाने के बाद जब मैं और बारीकी तक पहुंचा तो मैं जान पाया सच में वो काई जिंदा थी, लेकिन उसकी संरचना अलग सी थी। ना तो काई ऐसी होती है, ना फंगस और किसी तरह का कोई पौधा इस तरह से रेप्लिकेट नहीं करता। उसकी रेप्लिकेट करने की रफ्तार बहुत तेज़ थी। ये इंसानी कोशिका जैसी लग रही थी, लेकिन उससे भी कुछ अलग सी। लगभग 3 से 4 घंटे लगे मुझे उस संरचना को सही से समझने में।
मैं सबको ये बता रहा था ये कोई साधारण काई नहीं है बल्कि कोशिका है जो रेप्लिकेट कर रही है। ये अपने सही आकार में आने के लिए रेप्लिकेट कर रहे हैं और यहाँ कोई जीव है जिसका शरीर बन रहा है। मेरी इस बात पर कोई गौर नहीं कर रहा था क्योंकि वहाँ पर और भी जीव विज्ञानी थे। उनका कहना था ये साधारण काई है जिसकी संरचना इंसानी कोशिकाओं जैसी है, लेकिन बस ये रेप्लिकेट कर रहे हैं, अपना आकार बढ़ा रहे हैं, संख्या बढ़ा रहे हैं, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं करेंगे। कुछ ही दिनों में ये बाहर निकलने के बाद मर जाएंगे। पुरानी चीज़ें बाद में ज़िंदा नहीं रह सकती। लेकिन मैं उनको कह रहा था ये साधारण कोशिका नहीं है, ये एक अलग आकार में रेप्लिकेट कर रही है और हर कोशिका का आकार पिछले से थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, वो ज़्यादा मजबूत हो रहा है और ऐसा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मेरी बात कोई नहीं मान रहा था और अगले दिन उस ढांचे के ऊपर काई पूरी तरह से जम गई थी जिसका आकार काफ़ी बड़ा होने लगा था और रंग ज़्यादा काला होने लगा था। हड्डियों का ढांचा अंदर नजर नहीं आ रहा था और ड्रिल करके उस काई को हटाना पड़ रहा था। वो काई भी और ज़्यादा मजबूत होती जा रही थी। तब भी मेरी बात कोई नहीं मान रहा था। मैं उन्हें कह रहा था ये हड्डियों के ढांचे में कुछ गड़बड़ है, ये जिंदा ढांचा लगता है, इसमें भी कोशिका हो सकती है, इसका कोई हिस्सा टूटे तो सही, उस पर रिसर्च तभी करेंगे, वरना मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। मेरी बात को उस दिन किसी ने माना ही नहीं और सब कहते रहे कोशिका को उतार कर और रिसर्च करो। मजबूत कोशिकाएं उतारने में और ज़्यादा परेशानी हो रही थी। बड़े बड़े आरे लाए गए थे वहाँ पर छोटी सी कोशिका को तोड़ने के लिए। उसे तोड़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसके बाद जब उस पर रिसर्च की गई तो वो बड़े आकार की कोशिकाएं थीं जिनके अंदर जीवन महसूस किया जा रहा था। तब सब डर गए थे, ये छोटे छोटे जीव हैं, यहाँ पर इन जीवों से हमें खतरा हो सकता है, ये जिंदा हो रहे हैं। जबकि मैंने उन्हें कहा था ये जीव नहीं, ये कोशिकाएं ही हैं, ये जुड़कर एक आकार में आएंगी और वो आकार बड़ा हो सकता है। मुझे लग रहा था ये हड्डियों का ढांचा साधारण नहीं है बल्कि ये जिंदा इंसानी ढांचा है। पुराने ज़माने के कोई इंसान होंगे जो लंबी उम्र जी सकते हैं। ये दोबारा से अपनी कोशिकाएं बना रहा है। तब भी मेरी बात कोई नहीं माना था और तीसरे दिन उन कोशिकाओं को काट कर या तोड़ कर निकाला नहीं जा सकता था, बल्कि बस वो आकार में आती जा रही थी और उन हड्डियों के ढांचे की तरफ इस तरह से फैल रही थी जैसे शरीर बना रही हों। तब रिसर्च की नहीं जा सकती थी, सिर्फ इंतज़ार किया जा सकता था। चौथे दिन हमें जब ये खबर मिली कि वो ढांचा हिल रहा है तब मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मैं सबको कह रहा था ये जिंदा हो रहा है। मैं कब से सबको मनाने की कोशिश कर रहा था हमें डरने की ज़रूरत है। इसका स्वभाव कैसा होगा और इसकी शक्ति कैसी होगी जिसे हम काट या तोड़ नहीं सकते। किस तरह की धातु का बना है ये शरीर, समझ से बाहर था हमारे। उस पूरे दिन वो ढांचा थोड़ा थोड़ा हिलता रहा, वो शरीर में आ गया था, काले रंग का शरीर बन गया था और उसमें मांसपेशियां भी धड़कती हुई नजर आ रही थी। सब कह रहे थे कि यहाँ पर लगता है एक शरीर हिलने की कोशिश कर रहा है। मैं कह रहा था सही आकार में आ रहा है। उस शाम उसका रंग चमकीला होने लगा था। वो चमड़ी थी जो सही आकार में आ रही थी। उसने शाम को हिलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो वहाँ हिल नहीं पा रहा था। उसकी अगली सुबह उसका पूरा आकार बन गया था, आंखें बन गई थी, मुंह बन गया था और वो हिल रहा था। वहाँ चारों तरफ से उसे बंद किया गया था। चारों तरफ फाइबर्स लगाए गए थे जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था और वो बहुत मोटे फाइबर्स थे। वहाँ पर मेजर भी खड़े थे और आर्मी के भी कई लोग आए हुए थे। ग्लास फाइबर से अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे ये किस तरह का जीव है जिसका आकार भी इतना बड़ा है। उसकी आंखों में वो ताके जा रहे थे और वो भी चलकर हमारी तरफ आया, हमारी तरफ देखने लगा। मैं भी वहाँ पीछे खड़ा था और उसकी नज़र हम सब पर एक एक करके पड़ रही थी। उसने ज़ोर ज़ोर से उस फाइबर पर हाथ मारने शुरू कर दिए।
लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर ग्लास था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसे बुलेट प्रूफ कहा जाता है और वहाँ हर आर्मी वाला उस पर हंस रहा था कि वो बाहर नहीं आ सकता। थोड़ी देर तक ऐसा ही चलता रहा, उसके बाद सब वहाँ से जाने लगे। मैं अकेला उस फाइबर ग्लास के सामने खड़ा ये यकीन कर ही नहीं पा रहा था कि वो इसे तोड़ नहीं सकता। वो बार बार कोशिश कर रहा था तो मुझे डर लग रहा था कि वो इसे तोड़ सकता है, बार बार कोशिश करेगा वो। और अंत में वो मेरी आंखों के सामने खड़ा हो गया। मैंने उस मुस्कान को महसूस किया था। उसने अपनी एक उंगली हल्की सी मारी थी उस फाइबर पर और बड़ी सी दरार आ गई थी। मैं उस मुस्कान को पहचान पा रहा था। उसने जो पहले किया वो सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा था। वो तो हल्की सी मार से भी उस ग्लास फाइबर को तोड़ सकता था। मैं भागता हुआ बाहर बताने गया था। मैंने कहा वो शक्तिशाली है, वो इसे तोड़ सकता है, वो बाहर आ सकता है, हमें उसे अभी रोकना होगा। मैं नहीं जानना चाहता बाद में वो क्या कर सकता है, हमें उसे मारना होगा या रोकना होगा। वो कुछ बड़ा करने वाला है, वो जानबूझकर अंदर बैठा हुआ है, इसके बाद वो क्या कर सकता है। लेकिन सबका कहना था उसने शरीर बना लिया है, इससे ज़्यादा वो और कुछ नहीं कर सकता। मैं हैरान था। मैं जीव विज्ञानी हूँ, मैं जानता हूँ जीव की सोच कितनी होती है। ये कोई साधारण जीव नहीं, इंसानी दिमाग से भी ज़्यादा शातिर था ये। क्या था ये, आखिर था क्या? उस पूरा दिन उस पर सर्वेलेंस की गई और शाम को मुझे ये खबर दी गई कि वहाँ पर वैसे कई जीव बन चुके हैं। मैं भागता हुआ गया था वहाँ पर देखने। मैंने देखा उसका आकार तो बड़ा था, लेकिन छोटे छोटे आकार के, यानी कि इंसानी आकार के बहुत सारे जीव वहाँ पर घूम रहे थे जिनके चेहरे उससे मिलते जुलते थे। वैसे ही थे वो, और वो इधर उधर भागते जा रहे थे। वो कितनी तेज़ी से रेप्लिकेट कर रहे थे, मैं खुद हैरान था। और उनकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी। वहाँ रात तक सैकड़ों की संख्या में हो गए थे वो, और उन्होंने उस समय ग्लास फाइबर को तोड़ना शुरू किया। मैं सबसे पिछली कतार पर था। यहाँ इस बंकर को ऊपर से ही बंद कर दिया गया था। इमरजेंसी लग चुकी थी और हर तरफ से आवाज़ें ही आवाज़ें आ रही थी। वो बड़ा सा जीव तो वहीं पर बैठा हुआ था, लेकिन वो छोटे छोटे जानवर से बाहर निकलकर लोगों का शिकार करने लगे थे। उनके शरीर इतने ताकतवर थे कि गोलियां कुछ कर ही नहीं पाती। गोलियां उनके शरीर को भेद नहीं पाती थी, लेकिन उनकी उंगलियां किसी इंसान को मारने के लिए काफ़ी थी। बस उंगली चुभोते और शरीर में जैसे छेद सा हो जाता। कोई तीखी नोक वाली चीज़ भी इतनी आसानी से इंसानी शरीर को भेद नहीं पाती जितनी आसानी से उनकी बस वो मोटी मोटी उंगलियां भेद पा रही थी। वहाँ पर लाशों का अंबार लग रहा था और मैं अपने कमरे में वहाँ छिपकर बैठा हुआ था। यहाँ गोल गोल संरचना से ये कमरे बनाए गए थे और मुझे पता था मैं उस बड़े से हॉल के बेहद करीब ही हूँ। यहाँ से बाहर निकला नहीं जा सकता, क्योंकि जब भी इमरजेंसी लगती है बाहर के डोर बंद कर दिए जाते हैं। अंदर से कोई बाहर जा नहीं सकता और बाहर से कोई अंदर आ नहीं सकता। जो भी वहाँ सोल्जर थे वो तो उनको मारने की कोशिश कर रहे थे और खुद मरते जा रहे थे। जो भी वहाँ डर कर अपने कमरों में छिप गए थे वही बचे हुए थे। लेकिन दरवाज़ों को खटखटाया जा रहा था। मेरा दरवाज़ा भी एक बार खटखटाया गया था। मैं तो वहाँ उस छोटे से पलंग के नीचे छिप गया था। अंदर भी शायद उन्होंने देखा ज़रूर होगा, लेकिन वो दरवाज़ों को तोड़कर अंदर नहीं आ रहे थे। हम जानते थे वहाँ उसे तोड़ना कितना आसान है। जो इतने शक्तिशाली जीव हैं वो दरवाज़ों को तोड़कर अंदर भी तो आ सकते हैं। बाहर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी, तो मैं सोचने लगा यहाँ से निकलना तो होगा ही। यहाँ से बचने का एक ही रास्ता था कि बाहर निकल पाऊँ। मैंने ऊपर देखा, एयर वेंट बने हुए थे जिनसे मैं शायद बाहर निकल पाता। मैं जल्दी से एयर वेंट में चला गया। वो काफ़ी बड़े एयर वेंट लगाए गए थे, क्योंकि अंडरग्राउंड जगहों पर ऐसे एयर वेंट लगाना ज़रूरी होता है ताकि हवा नीचे पहुंची रहे और यहीं से हम इधर से उधर जा सकते हैं। मैंने फिल्मों में देखा था।
अगर कहीं पर फंस गया तो मुझे बचाने कोई नहीं आएगा और रास्ता यही होगा। दरवाज़ा खोलकर शायद मैं बाहर ना पहुंच पाऊं। शायद वो मुझे पकड़कर वहीं नोच कर खा जाएंगे। बाहर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। शायद अब दरवाजे भी टूटने लगे थे। मैंने एयर वेंट के ज़रिए कई रास्ते देखे। मैं वहाँ घूमता जा रहा था और आवाज़ नहीं कर रहा था। कई जगह पहुंचकर मैंने कुछ कमरे देखे जहाँ वो शैतान लोगों को नोच रहे थे। उनको गोलियां मार रहे थे लोग, लेकिन उन्हें कुछ हो ही नहीं रहा था। गोलियां उनकी आंखों से टकरा कर भी नीचे गिर रही थीं। उनके शरीर को भेदना नामुमकिन लग रहा था। तब मैंने सोचा था कि इन्हें मारा नहीं जा सकता। ये हम एक प्राचीन प्रजाति को दोबारा जिंदा कर चुके हैं जो शायद इंसानों का खात्मा चाहती है। एक पल के लिए मुझे ये भी लगा था कि हम इसे ख़त्म कर ही नहीं सकते। इतने शक्तिशाली जीवों को हम ख़त्म कैसे कर पाएंगे। मैं एयर वेंट से होता हुआ उस बड़े से कमरे तक भी पहुंचा था जहां उस बड़े जीव को रखा हुआ था। वो वहीं ज़मीन पर बैठा बस हंसता जा रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। शायद उसे पता था बाहर क्या हो रहा है। वो जीव हर इंसान को मारते जा रहे थे। वो चीज़ों को भी तोड़ते जा रहे थे और जैसे हर किसी को मारना चाहते थे। मुझे अपनी मौत भी सामने नजर आ रही थी। धीरे धीरे लोगों के चीखने की आवाज़ें कम होती रहीं। मैं जानता था ये उनके मरने की तरफ इशारा है। उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, इसलिए आवाज़ें नहीं आ रही। वो कुछ आखिरी चीखें आ रही थी दूर से, यानी उन्हें भी मारा जा रहा था। शायद वो जीव ये नहीं जानते थे कि मैं जिंदा हूँ। मैं एयर वेंट में कभी इधर तो कभी उधर जाता जा रहा था। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। इसलिए मैं घूम फिर कर वहीं वापस आ रहा था। मैं नीचे देखने लगा। आवाज़ें अब बंद हो चुकी हैं। हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी और उन्हें बेरहमी से मारा गया था। उनके शरीर को उंगलियों से भेद भेद कर उन्हें मारा गया था। उसके बाद वो जीव इधर उधर सबको ढूंढ रहे थे, कोई जिंदा ना बच जाए। वो शायद मुझे भी ढूंढ रहे होंगे। उसके बाद उन्होंने जैसे कंप्यूटर्स को भी हाथ लगाना शुरू कर दिया। वो समझना चाहते थे उन्हें कैसे चलाया जाता है। वो हथियारों को भी उठा उठा कर चलाने की कोशिश कर रहे थे। वो जल्दी जल्दी सब कुछ सीखते जा रहे थे। वहाँ किताबों को उठाकर भी वो जैसे कुछ देख रहे थे, लेकिन ये भाषा शायद उन्हें समझ नहीं आ रही हो। बाहर जाने का रास्ता वो गेट था, इसलिए मैं बार बार घूमकर उस गेट के आसपास जाता। वहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता हो। मैं उस गेट को देख ही रहा था कि कैसे उसे खोला जा सकता है। मैं उसे खोलूँगा, बाहर निकलूँगा और फिर गेट को बंद कर दूँगा। शायद इस तरह से मैं बच जाऊँ। जब मैं बाहर जाकर आर्मी को सब कुछ बता दूँगा तो इसका शायद कोई मुकाबला किया जा सके। मैं अकेला उनसे लड़ नहीं सकता था। और वहाँ पर मैंने देखा उन जीवों की भीड़ आ गई थी, लेकिन वो बड़ा जीव अब भी अंदर उस कमरे में ही बैठा हुआ था। वो क्या करना चाहता था? आखिर वो लोगों को क्यों नहीं मार रहा? और उसने ये छोटे छोटे जीव बना रखे हैं जो इतने बेरहम हैं। यहाँ भीड़ लगाकर ये करना क्या चाहते हैं? वो उस गेट को खुरच रहे थे। उसे तोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि ऐसे बंकर को इस तरह से बनाया जाता है कि परमाणु बम का धमाका भी हो जाए तो अंदर किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। इतने मोटे गेट को तोड़ा या काटा नहीं जा सकता। वो कोशिश कर रहे थे। इतने शक्तिशाली जीव क्या उसे तोड़ पाएंगे? मेरे मन में भी सवाल था और मैं सांस भी धीरे धीरे ले रहा था, कहीं वो सुन ही ना ले। वो अब कोशिश करने लगे थे और उनसे गेट टूट नहीं रहा था। और उसके बाद उन्होंने अजीब सी हरकतें शुरू कर दी। वो जैसे आपस में लड़ रहे थे। वो एक दूसरे के शरीर को खरोंच रहे थे, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे थे? और जिसे भी दूसरा नुकसान पहुंच जाता वो उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसके सामने खड़ा हो जाता। वो बार बार एक दूसरे को नुकसान कर रहे थे, शरीर को छलनी कर रहे थे। वहाँ पर एक तरल सा निकल रहा था जो खून जैसा था, लेकिन उसका रंग पारदर्शी था। शायद इनका खून पारदर्शी हो।
वहां पर शरीर को खुरचा जा रहा था। उसके बाद वो एक दूसरे के करीब आने लगे। तब मैं समझा था वो अपने शरीर को जोड़ रहे थे। वो एक बड़ा आकार बनाना चाहते थे। एक दूसरे को काटा जा रहा था, जोड़ा जा रहा था, शरीर को बड़ा किया जा रहा था। और वहाँ करीब 50 से 100 ऐसे जीव थे जो जुड़ जुड़ कर 15 से 20 रह गए थे। वो आकार बदल रहा था। उसकी कोशिकाएं एक सही आकार में आ सकती थी और ये बड़े बड़े आकार उस अंदर बड़े जीव से भी ज़्यादा बड़े थे और ये शायद गेट को तोड़ पाते। वो पूरी कोशिश करने लगे। उस गेट को खुरचा जा रहा था और मशीन की तरह वो उसे तोड़ते जा रहे थे। वहाँ इतने मोटे लोहे को तोड़ा जा सकता था? मुझे पता नहीं था, लेकिन जितना समय बीतता जाता उनके शरीर बढ़ते जाते। उनके शरीर से छोटी छोटी कोशिकाएं नीचे गिरती, जिनके आकार बढ़ते और नए जीव बनते। उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी और उस गेट को तोड़ा जा रहा था। धीरे धीरे उसमें छेद किया जा रहा था। मैं जानता था ये रुकेंगे नहीं, ये गेट को तोड़ देंगे और ये बाहर निकल आएंगे। इंसानों का अंत हो सकता था, वो ऐसी ताकत थी। लगभग 2 घंटों तक उन्होंने वहाँ कोशिश की और उस गेट में एक छेद बना दिया जो बाहर जाने का रास्ता था। यहाँ अंदर बंकर में आ रही वो भीषण ठंड इस बात का सबूत थी कि बाहर जाने का रास्ता खोज लिया गया था। वो धीरे धीरे बाहर जा रहे थे और उनकी संख्या ही बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। भीड़, एक सेना, एक अभेद सेना, ये शब्द शायद सही रहेगा। वो अब बाहर निकल चुके थे। यहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। वो बाहर से ज़रूर अलग अलग जगह पर जाना शुरू कर देंगे, अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देंगे। मैं उस वेंट से नीचे उतर आया था, वहाँ कोई नहीं था। मैं यहाँ से तो निकलूँ, उसके बाद ही कुछ सोचूंगा। शायद बाहर सेना उन्हें मार दे। मुझे सबको बताना होगा यहाँ हुआ क्या है। सब सच जानेंगे तभी इनका मुकाबला किया जा सकेगा। और तभी एक आवाज़ आई। ये चलने की आवाज़ थी, लोहे के उस फर्श पर चलने की आवाज़ आ रही थी। ये बड़ा जीव था जो मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया था। शायद सबसे बुरी किस्मत इसी को कहा जाता है। वो अंदर था, हिल नहीं रहा था, बैठा मुस्कुरा रहा था। जब वो जीव बाहर चले गए, एक रास्ता बना और इसी वक्त इसी को आना था। मैं अब भाग नहीं सकता था। मेरे कदम जम चुके थे, मौत का इंतज़ार कर रहा था मैं। छोटे जीवों से कोई लड़ नहीं पाया। यहाँ पूरी की पूरी सेना खत्म हो गई। सैकड़ों लोग मारे गए। मैं जिंदा था और मैं क्या कर पाऊँगा? ये तो मुझे आसानी से मार देगा। मैं भाग नहीं सकता था। शायद उनसे भागकर भी बचा ना जा पाए। वहीं पर खड़ा हो गया था मैं, हिला नहीं, मुड़ा, उसे देखने लगा। वो भी मेरी आंखों में आंखें डाले देख रहा था कि कोई डर कर भाग ही नहीं रहा। वो मुझे इस तरफ घूम घूम कर देख रहा था। चारों तरफ घूमा और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मेरी टांगें कांप रही थी, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। उसे लग रहा होगा मैं कितनी हिम्मत वाला हूँ, लेकिन मुझे अंदर से पता था मैं हिम्मत वाला नहीं हूँ, बहुत डरपोक हूँ। लेकिन आज पैर ही नहीं हिल रहे थे। उसने अपना हाथ मेरे सर के ऊपर रख दिया। शायद मेरी खोपड़ी को ही तोड़ देना चाहता था वो। उसका हाथ बहुत भारी था, लेकिन वो दबा नहीं रहा था उसे। मुझे ज़रा भी प्रेशर महसूस नहीं हुआ और जब उसने हाथ मेरे सर पर रखा, मेरी याददाश्त जैसे तेज़ी से चलने लगी। मुझे बार बार हर चीज़ की याद आ रही थी। हवाई जहाज़, रॉकेट, मून मिशन, मुझे हर चीज़ याद आ रही थी। हम इंसानों ने कितनी तरक्की की है वो याद आ रहा था। हमने कौन सी मशीनें बनाई हैं वो याद आ रहा था। हमने कौन से हथियार बनाए हैं वो याद आ रहा था। और मैं ये नहीं सोच रहा था, ये शायद वो सोच रहा था। वो मेरे दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था जानकारी लेने के लिए। वो मेरे दिमाग से हर जानकारी अपने तक पहुंचाना चाहता था और लगभग 10 मिनट तक वो ऐसा ही करता रहा। उसने हर याद को घुमाया मेरी। उसके बाद वो 2 कदम पीछे हटा और मेरी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर दोबारा मुस्कान थी। वो पीछे हटा और वहीं पर उसका शरीर काला फिरना शुरू हो गया।
मैं देख रहा था वो कर क्या रहा है। उसका शरीर काला फिरता जा रहा था। उसकी हड्डियां नजर आना शुरू हो गई। मैं देख रहा था उसका शरीर जैसे सिकुड़ रहा था, वो खत्म हो रहा था और आधे घंटे में वो हड्डियों का ढांचा बन गया, वहीं पर गिर गया। वो शायद खुद को मार चुका था। उसने अपनी हर कोशिका को खत्म कर दिया, राख बना दिया और दोबारा वो वैसे ही ढांचे के रूप में पहुंच गया। लेकिन क्यों? वहां सन्नाटा सा छा चुका था। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, बस ठंड का एहसास हो रहा था। वहां 1 घंटे तक मैं हिला नहीं था। मुझे लग रहा था वो अब खड़ा होगा, मुझे मार देगा। अब वो छोटे छोटे जीव आएंगे, मुझे खत्म कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 8 घंटे बाद वहां पर आर्मी आई थी। वो आसपास निरीक्षण कर रहे थे और मुझसे सवाल किए जा रहे थे। मैंने उनको सब कुछ सच बताया, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं था। उनका कहना था ऐसे जीव ने सबको खत्म कर दिया तो वो खुद खत्म क्यों हो गया? इतना शक्तिशाली जीव किसी को भी मार सकता है। सब डरे हुए थे। लाशें देखकर सब समझ चुके थे यहाँ कत्लेआम हुआ था। उसके बाद मैं बाहर गया था देखने के लिए वो जीव कहाँ गए। आसपास बस राख पड़ी थी। बाहर कई जगह उनके निशान बने हुए थे और राख पड़ी थी। वो वहां तक भागे थे और राख बन गए। बस इस सवाल का जवाब नहीं था मेरे पास। जो हुआ वहां बंकर के अंदर हुआ था, जिसके बाद सब राख बन गए। उसने अपनी सब कोशिकाओं को खत्म कर दिया। अब फिर से ड्रिल करके उसके शरीर को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। पूरा दिन उसे जलाने की कोशिश हुई, पिघलाने की कोशिश हुई, तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन उस ढांचे को ना तोड़ा जा पाया, ना खत्म किया जा पाया। उसके बाद पीछे ग्लेशियर में उसे दफन करने का आखिरी निर्णय लिया गया। वो मुझसे सवाल किए जा रहे थे। 3 दिनों तक मुझसे इन्वेस्टिगेशन की गई और मुझसे सवाल किए गए। आखिर मेरे सर पर हाथ रखने के बाद उसे क्या पता चला? आखिर वो खुद को खत्म क्यों कर पाया? ऐसी क्या जानकारी मिल गई थी उसे जो वो खत्म हो गया? वो शायद दोबारा जिंदा हो सकता है, बस उसने खुद को सुला लिया है, दोबारा उसी स्थिति में ले गया है। कारण मुझे अब तक पता नहीं था। साइकेट्रिस्ट को बुलाया गया, मुझे हिप्नोटाइज किया गया। वो यादें दोबारा मेरी आंखों के सामने घुमाई गईं। मैंने क्या क्या देखा था जब उसने सर पर हाथ रखा था। हर टेक्नोलॉजी देखी थी मैंने, रॉकेट देखे थे मैंने, जहाज देखे थे मैंने, हर चीज़। वो ये जानना चाहता था हम इंसानों ने कितनी तरक्की की है, हमने क्या क्या बनाया है, हमने किस हथियार को बना लिया है, वो ये जानना चाहता था। और उसके बाद मेरे दिमाग में और यादें आने लगी जो मुझे शायद याद ही नहीं रहती। वो अपने बारे में भी जानकारी दे पाया था मुझे। उसने जब मेरे सर पर हाथ रखा तो हमारी टेक्नोलॉजी को जान गया था। वो उसने पहचान लिया हमने इतनी तरक्की की ही नहीं है, हमारे पास ऐसी तकनीक है ही नहीं कि वो हमें ख़त्म कर पाए और इस तकनीक का इस्तेमाल कर पाए। लेकिन क्यों? तभी और यादें घूमने लगी इतिहास की। शायद जब वो मुझसे जुड़ा था मैं भी उससे जुड़ गया था, उसके दिमाग को पढ़ सकता था, लेकिन मेरे पास शायद ऐसी शक्ति नहीं थी। आज साइकेट्रिस्ट मेरी यादों को बाहर निकाल रहे थे जो शायद उसकी यादें थीं। इतिहास में वो किसी और ग्रह से हमारे इस ग्रह पर आए थे। उनमें वो शक्ति थी कि उन्होंने इंसानों को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन तब उन्हें समझ में आया वो इस ग्रह पर तो आ गए हैं, इस ग्रह से वापस नहीं जा सकते, क्योंकि जिस तकनीक से वो आए थे वो ख़त्म हो चुकी थी। उन्हें ऐसे इंसान चाहिए थे जो दोबारा उस तकनीक को बना पाएँ और इसमें हज़ारों साल लगते। उन्होंने खुद को ख़त्म किया, उन्होंने खुद को जमा लिया इस बर्फ़ में। इस अलास्का और नॉर्थ पोल की बर्फ़ में कई वैसे इंसान दफन हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कब इंसान ऐसी तकनीक बनाएंगे हम दूसरे ग्रहों, दूसरी गैलेक्सी और ब्रह्मांड के भी बाहर जा पाएंगे।
वो कहीं बहुत ज़्यादा दूर से आए थे। वो तो हमारे ब्रह्मांड से बाहर किसी दूसरे ब्रह्मांड से आए थे। हम इंसान इतनी दूरी का सफ़र तय कर ही नहीं सकते। हम तो अब तक मंगल ग्रह तक नहीं पहुँचे। उसने जब मेरे सर पर हाथ रखा था वो जान गया था इंसान अभी इतनी आगे पहुँचे ही नहीं। उसने गलती कर दी यहाँ जितने लोगों को मारकर। अगर उसे पहले ही ये पता लग जाता तो वो पहले खुद को दोबारा जमा लेता और इंतज़ार करता हज़ारों सालों का, जब इंसान तरक्की कर लेंगे, जब हम उस तकनीक को बना लेंगे। वो इतिहास में ये गलती कर चुके हैं इंसानों को मारने की। वो दोबारा ये गलती नहीं करना चाहेंगे तब तक जब तक इंसान उनका काम नहीं करते। उसके बाद शायद वो कुछ और करेंगे, शायद इंसानों का अंत कर देंगे। मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता। मैंने सबको बताया और इस रिपोर्ट को गुप्त कर दिया गया। मैं जानता हूँ भविष्य में जब इंसान तरक्की कर लेंगे ये जीव दोबारा जिंदा होंगे। वो वापस जाना चाहेंगे। एक ऐसे जीव जिनके शरीर को ख़त्म किया नहीं जा सकता। वो अमर इंसान है। वो बस भविष्य का इंतज़ार कर रहे हैं।